वेलकम टू दिस क्लास। आज तक हमने जो किया है उसमें हमने पूरी पुस्तक का सारांश एक बार समझ लिया है। तो हमने देखा कि इस पुस्तक में, एयर की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज में कुल 5 अध्याय हैं। इन्हीं 5 अध्यायों को हमें पढ़ना है। 3 अध्यायों का तीन चैप्टर्स का 3 अध्यायों का हम लोग डिस्कशन पहले कर चुके हैं और 2 अध्यायों का जो डिस्कशन था, 2 अध्यायों का डिस्कशन कल हमने किया, उसका ब्रीफ का। So we discussed yesterday memory and the last chapter, which is about personal identity and knowledge about other minds. तो कल हमने 3 दार्शनिक समस्याओं का अध्ययन किया। स्मृति, मेमोरी, जो कि 4th चैप्टर आपका है, और 5th चैप्टर है वैयक्तिक अनन्यता, अर्थात पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, और नॉलेज अबाउट अदर माइंड्स, कैसे हम दूसरे के मन के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से हम जानते हैं कि दूसरे के मन में क्या घटित हो रहा है। दैट इज द फिलोसफिकल प्रॉब्लम ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ knowing as to how we know as to what is happening in other minds, किसी अन्य व्यक्ति के मन में क्या हो रहा है। इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में चर्चा कल किए थे। आज चैप्टर 1 इस पुस्तक का विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहा है। तो अभी तक आपको एक रफ आइडिया आपके माइंड में हो गया होगा कि यह ज्ञान मीमांसा की पुस्तक है। इसमें हम ज्ञान के बारे में बात करेंगे। ज्ञान क्या होता है, उसकी शर्तें क्या हैं, और उसका जो है विभिन्न दार्शनिक समस्याओं में किस प्रकार से प्रयोग होता है, और किस प्रकार से संदेहवादी ज्ञान की परिभाषा की आलोचना करते हैं। हाउ स्केप्टिक्स चैलेंज दैट देयर इज नॉलेज, स्केप्टिक्स से दैट देयर इज नो नॉलेज एट ऑल। तो इसके बारे में हमने इस ब्रीफ नोट के साथ में सारे चैप्टर्स का ब्रीफ नोट हमने समाप्त किया है। आज जो पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें एक बात नोट करने की है आपको, वो ये कि पूरी पुस्तक 35 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। 35 सब टॉपिक्स है, 5 अध्याय है, तो 5 अध्याय जो है कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई है आपको पता है? ये पुस्तक प्रकाशित हुई है 1956 में, और 1956 में प्रकाशित होने के बाद आप देखेंगे कि इसको एजे एयर ने एज अ स्पेशल पुस्तक लिखी है, जो कि थ्योरी ऑफ नॉलेज पे है। इसके पहले जो आपने बीए थर्ड में पढ़ा आपने, वो है आपका लैंग्वेज टू लॉजिक पुस्तक एजे एयर की, जो कि फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज की है, भाषा दर्शन, अर्थात अर्थ क्या होता है और अर्थ कैसे निर्धारित होता है, दर्शन क्या है, इत्यादि। यहाँ पे आप देखेंगे जो 5 चैप्टर है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो फिलॉसफी एंड नॉलेज के बारे में है, जिसमें कि 5 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। इन 5 टॉपिक्स को हम लोग अब शुरू कर रहे हैं आज डिस्कस करना। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, इन 5 टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है दार्शनिक पद्धति, अर्थात फिलोसफिकल मेथड क्या है, और दूसरा है ज्ञान की सामान्य विशेषताएं। तो जो 5 सब टॉपिक्स है इस चैप्टर्स में, इस पहले चैप्टर में, दैट इज फिलोसफी एंड नॉलेज, अर्थात दर्शन और ज्ञान। पहला अध्याय इस पुस्तक का जो आपकी सिलेबस में है, उसका पहला अध्याय है दर्शन और ज्ञान। तो दर्शन और ज्ञान, फिलोसफी एंड नॉलेज, इस चैप्टर में जो 5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसमें पहला टॉपिक है फिलोसफिकल मेथड, और दूसरे टॉपिक में अन्य 4 टॉपिक्स आप समेट सकते हैं, और दूसरा टॉपिक आप बना सकते हैं ज्ञान की सामान्य विशेषताएं, जो कि ज्ञान की 3 विशेषताएं होती हैं। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज केवल हम इस पहले अध्याय, इस पुस्तक के पहले अध्याय का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो है फिलोसफिकल मेथड, दार्शनिक पद्धति। दर्शन क्या है, इस चैप्टर में ही डिस्कस किया गया है। तो आप देखें फिलोसफिकल मेथड है क्या चीज। कुछ आपको तो आइडिया अब तक लग गया होगा कि फिलॉसफी क्या है, क्योंकि फिलॉसफी जो है वो पढ़ते आ रहे हैं आप बीए से, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने फिलॉसफी पढ़ी है। और
सेमेस्टर 1 पीजी में भी आपने फिलॉसफी पढ़ी है। तो फिलॉसफी क्या है अगर आपसे कोई पूछता है, तो कैसे फिलॉसफी अन्य विषयों से भिन्न है, यह आपके मन में कुछ कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी। इसी के बारे में शुरुआत करते हैं इस पुस्तक में एजे एयर। तो जो सबसे पहली बात है फिलॉसफिकल मेथड है, वो ये है कि दर्शन जो है क्या है, ये डिस्कशन है। तो दर्शन क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए एजियर पहले यह कहते हैं कि किस प्रकार से दर्शन क्या नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को आपको स्पष्ट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कोई चीज क्या है, और फिर ये कह सकते हैं कोई चीज क्या नहीं है। व्हाट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज, you have to if you have to basically show as to what a subject is, then basically you have to show as to what a subject is not. तो एक सब्जेक्ट क्या है, दार्शनिक पद्धति, कोई भी दर्शन जो है, सबसे पहला सेंटेंस जो इनका है एजेयर की इस पुस्तक के पहले अध्याय का पहला टॉपिक का, कि फिलॉसफी बेसिकली सब्जेक्ट मैटर में अन्य विषयों से अलग नहीं है। फिलॉसफी सब्जेक्ट मैटर में, विषय सामग्री में अन्य विषयों से भिन्न नहीं है, बल्कि फिलॉसफी अपने पद्धति में अन्य विषयों से भिन्न है। ये आपको नोट करना चाहिए। फिलॉसफी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स सो फार एज इट्स सब्जेक्ट मैटर इज कंसर्न, बट philosophy is different from other subjects so far as its method is concerned. तो एक बात तो बेसिक बात है इस सेक्शन की, वो अगर आपके मन में बैठ गई तो आप समझिए कि जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में कर सकते हैं। और वो बात क्या है? बात ये है कि फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू एजेयर अपनी पद्धति में अन्य विषयों से, चाहे वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हो जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इनसे भिन्न है, और चाहे साइंस सब्जेक्ट से जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि, इनसे भिन्न है। तो किसमें भिन्न है? ये अपनी पद्धति में। फिलोसफिकल मेथड इज डिस्टिंक्ट। अब ये आप देखें कि फिलोसफिकल मेथड जो है वो है क्या, इसी के बारे में ये पूरी यूनिट है। So you have to keep this in mind that philosophy basically is distinct, is different from other subjects so far as its method is concerned. अब नेक्स्ट बात जो इसके सपोर्ट में एजियर कहते हैं वो ये है कि फिलॉसफी जो है वो युक्तियों में निहित होती है। फिलॉसफी आर्गुमेंट्स में निहित होती है। फिलॉसफी कंसिस्ट इन आर्गुमेंट्स, and as you have read, you have studied in your logic course that what is an argument, एक युक्ति क्या होती है, आपने पढ़ा है इसको। आर्गुमेंट जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, निगमनात्मक और आगमनात्मक। अब देखिए, निगमनात्मक में आपने देखा सभी मनुष्य मरणशील है, मिस्टर एक्स एक मनुष्य या सुकरात एक मनुष्य, इसलिए मिस्टर एक्स मरणशील है, सुकरात मरणशील है। तो ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है, इसमें कुछ आधार वाक्य हैं और एक निष्कर्ष है। तो जो आर्गुमेंट होता है, युक्ति होती है, वह उसमें कुछ आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। तो उस आधार वाक्य और निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए हम अपना जो है वो कोई भी तैयार करते हैं, कोई भी दर्शन तैयार करते हैं, कोई भी दार्शनिक पद्धति तैयार करते हैं, कोई भी पर्सपेक्टिव तैयार करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एजेयर फिलॉसफी बेसिकली वह क्या है, एक पद्धति है, एक विशेष पद्धति है, जो पद्धति अन्य विषयों की पद्धतियों से भिन्न है। अब अन्य पद्धतियों से भिन्न है वो किसमें है कि फिलॉसफी जो है वो आर्गुमेंट में कंसिस्ट होती है। फिलॉसफी कंसिस्ट इन आर्गुमेंट्स। फिलॉसफी निहित है किसमें? युक्तियों में, और युक्तियों के आधार वाक्य होते हैं और निष्कर्ष होता है। और इन युक्तियों के आधार पर ही एक दार्शनिक दूसरे दार्शनिक के सिद्धांतों का खंडन करता है। ये फिलोसोफर रिफ्यूट्स थ्योरीज ऑफ अदर फिलोसोफर्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट्स। अब देखिए, आपने डिडक्टिव आर्गुमेंट पढ़ा है, इंडक्टिव आर्गुमेंट पढ़ा है। अब ये तो ठीक है आर्गुमेंट है,
लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आर्गुमेंट होता है। अब इसके बारे में एजेयर का नेक्स्ट पॉइंट है कि फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स। जो आप डिडक्टिव आर्गुमेंट देखा है आपने लॉजिक में, तो वह डिफरेंट है मैथमेटिकल प्रूफ से। मैथमेटिकल लॉजिक भी होता है, वो डिफरेंट बात है, लेकिन यहाँ एजियर कहते हैं कि मैथमेटिकल प्रूफ जो होता है वह बेसिकली केवल फॉर्मल होता है, उसमें कोई कंटेंट नहीं होता। देखिए कोई भी आर्गुमेंट होता है उसमें आधार वाक्य होते हैं, निष्कर्ष होता है, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें कोई डे टू डे लाइफ से कंटेंट भी होता है। तो कंटेंट जो है वो फिलॉसफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही कंटेंट जो है, कोई भी युक्ति होती है उसमें दो चीज होती है, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा उसका जो सब्जेक्ट मैटर है। तो जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो उसके स्ट्रक्चर से बिल्कुल उसी में समाहित होता है, किसी भी युक्ति में, किसी भी आर्गुमेंट में। लेकिन वो जो कंटेंट है, दैट कंटेंट बेसिकली मेक्स द फिलॉसफी डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। अभी आप और आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे किस प्रकार से लॉजिक इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। फिर आगे और जाएंगे तो किस प्रकार से आप मैथमेटिकल लॉजिक स्टडी करेंगे। वो सब बहुत आगे की चीज़ है, रिसर्च की चीज़ है आपके लिए। फिलहाल आप इतना माइंड में बना के चले कि फिलॉसफी जो है अपनी पद्धति में अन्य विषयों से भिन्न है, और फिलॉसफी युक्तियों में निहित होती है, युक्तियों में आधार वाक्य और निष्कर्ष होते हैं एजेयर के अनुसार, और फिलॉसफी जो है वो मैथमेटिकल युक्तियों से या मैथमेटिकल प्रूफ से या गणितीय युक्तियों से भिन्न होती है। और एक अगला इनका विशेष इम्फेसिस है एजेयर का कि फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव साइंसेस। अब डिस्क्रिप्टिव साइंसेस क्या है? डिस्क्रिप्टिव साइंसेस अगर आप देखें तो पाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव साइंस का वह साइंस जो कि ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग पे बेस्ड होता है। जैसे मेंडलीफ टेबल है, तो इससे डिफरेंट है वो। यहाँ पे ये एजियर कहना चाहते हैं आपके टेक्स्ट में, इस टॉपिक में, कि फिलॉसफी इज बेसिकली नॉट डिस्क्रिप्टिव साइंस एंड फिलॉसफी इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम सोशल साइंसेज। जैसे कि मैंने बताया सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से। तो डिस्क्रिप्टिव साइंस क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव साइंस बेसिकली वो हाइपोथेटिकल साइंस या द साइंस व्हिच इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। फिजिक्स में क्या करते हैं, केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, बायोलॉजी में क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो हाइपोथेसिस होती है उसी का एक्सपेरिमेंट होता है। किसमें होता है हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट? हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट होता है, जस्टिफिकेशन होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। लेकिन फिलॉसफी जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन फिलॉसफी जो है वो डिस्क्रिप्टिव साइंस भी नहीं है। फिलॉसफी इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव साइंस व्हिच इज बेसिकली किसी भी फिनोमेना के ऑब्जर्वेशन पे, रिकॉर्डिंग पे, डिस्क्राइबिंग पे और क्लासिफाइंग से संबंधित है। तो ये यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है आपके लिए, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है उनके अनुसार बेसिकली फिलॉसफी को एक फाउंडेशन जो है फिलॉसफी का वह साइंस है, साइंस ही है, और फिलॉसफी इज नथिंग बट फिलॉसफी ऑफ साइंस। सो ये बात अगर आप मन में बैठा के चलेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी उस दृष्टिकोण से एजेयर यहाँ का। क्योंकि जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में भी बताया था कि एजेयर जो है क्या है, तार्किक भाववादी है, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का उद्देश्य ये है फिलॉसफी को एक तार्किक और साइंटिफिक बेस देना। तो यहाँ पे जब वो ये कह रहे हैं एजेयर कि फिलॉसफी इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव साइंस, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि फिलॉसफी बेसिकली इज नॉट अ साइंस बट it has scientific basis. So from that perspective you can say that philosophy, as easier saying that philosophy is basically is not descriptive science. Of course it is not a science which is based on hypothesis, that is physics, chemistry and biology, and of course it is different from social sciences. Now next point is that philosophy जो है वो observation से टेस्ट नहीं किया जाता है। philosophical theories का कोई observation based नहीं होता है। फिलॉसफी में कोई हम चीज़ फैक्ट जो होता है, फिलॉसफी में जो चीज़ें घटित होती हैं संसार में, उसके बारे में हम जो डेली की चीज़ें घटित हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम उससे अलग हैं, लेकिन यह है कि हम उनके बारे में उस तरह का स्टडी नहीं करते हैं जैसे साइकोलॉजी करता है। तो साइकोलॉजी कैसे स्टडी करता है? साइकोलॉजी का जो स्टडी है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है।
और फिलॉसफी का एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि किस प्रकार हाउ फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड अदर साइंसेस। इसको एक आप छोटी सी बात से समझ सकते हैं। और वो बात ये है कि मेरे भी टीचर्स जो है वो इस बात को स्पष्ट किया करते थे कि हाउ फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी एक चुटकुले के माध्यम से। चुटकुला क्या है कि कुछ समय पहले साइकोलॉजी अलग डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था, केवल फिलॉसफी डिपार्टमेंट हुआ करता था। पहले तो फिलॉसफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स उसके ब्रांच ऑफ होकर निकले हैं, लेकिन साइकोलॉजी बेसिकली लेटेस्ट बाइफर्केशन फ्रॉम फिलॉसफी इज। तो उसमें क्या है कि कुछ समय पहले जब फिलॉसफी हुआ केवल एक सब्जेक्ट है जिसमें साइकोलॉजी इज नॉट डिवाइडेड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट एज डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑफ साइकोलॉजी। तो उसमें डिबेट ये था कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो है वह ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, दो प्रोफेसर्स फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी किसी एक बछड़े के दांत के बारे में कि उसके पास कितने दांत हैं, 4 हैं कि 2 हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कि एक फिलोसफर कह रहा है कि उसके 4 दांत हैं, एक कह रहा है 2 दांत है। तो अब इसके बारे में दोनों में शर्त लगी कि 2 दांत उसके होंगे कि 4 दांत होंगे। तो एक राही जा रहा था, राहगीर, उसने कहा कि भैया पकड़ के गिन लो इसके कितने दांत हैं, पता लग जाएगा कि 2 है कि 4 है। तो लोगों ने उसको पकड़ा और उसको गिना गया, तो उसके बेसिकली 2 दांत निकले। तो एक प्रोफेसर ने कहा ठीक है, तो मैं जीत गया और आप हार गए इसमें। तो जो हार गया था उसने कहा कि मैं तो हार गया हूँ, लेकिन ऐसा है कि कैसे हार गया हूँ इसका डिसाइड हो जाना चाहिए। तो बछड़े के 2 दांत तो ठीक है निकले हैं, लेकिन 2 दांत ऐसे हैं जो कि ना तो निकले हैं ना तो नहीं निकले हैं। अब उसके बारे में आप डिसाइड क्या करोगे कि उसके 2 दांत जो ना तो निकले हैं ना तो नहीं निकले हैं, उसका क्या स्टेटस होगा। क्या उसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस बारे में जब चर्चा हुई तो दोनों प्रोफेसर्स के बीच में इस बात पे सहमति नहीं हो पाई कि जो है वो क्या उसका स्टेटस है। तो वहीं से आप ये मान सकते हैं कि वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बन गया अलग, जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, 2 दांत को मानने वाला। और फिलॉसफी डिपार्टमेंट जो कि ये मानता है कि 2 दांत ना तो निकले हैं ना तो नहीं निकले हैं। अब इससे जो है बहुत एग्जैक्ट नेचर ऑफ फिलॉसफी पता लगता है, जो कि मेरे टीचर्स समझाया करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब मैं पढ़ा करता था, कि फिलॉसफी का नेचर बेसिकली फैक्ट बेस्ड नहीं है, जो कि साइकोलॉजी का जो है वो फैक्ट बेस्ड है। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फिलॉसफी बेसिकली इज नॉट बेस्ड ऑन experiment observation, but philosophy is based on argumentation. The nature of argumentation is the crux of philosophical reflections of a particular philosopher. फिलोसफी में भी कई ब्रांचेस हैं, कई दार्शनिक हैं, अपने दृष्टिकोण से आर्गुमेंट देते हैं, लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फिलोसफर का जो इम्फेसिस है वो आर्गुमेंट से है। ये फिलोसफी का लेना देना किससे है, आर्गुमेंट से है, ऑब्जर्वेशन से नहीं है। और इस प्रकार से फिलॉसफी और साइकोलॉजी इस चुटकुले के माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं, अपने मन में रख सकते हैं कि हम जब कोई बात आएगी तो अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हैं इस चुटकुले को अपने ध्यान में रखते हुए। तो फिलॉसफी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन आर्गुमेंट। लेकिन इसमें भी बहुत सारी आलोचनाएं आएंगी। और जैसा कि वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग आपको सबको पता है, अर्थ का सत्यापन का सिद्धांत। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर फिलॉसफी जो है ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण परीक्षण पे बेस्ड नहीं है, तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है हमारे तार्किक भाववादी है, वो तो खुद एक ऐसा सिद्धांत दे रहे हैं जो कि उनका ऑब्जर्वेशन का ही सिद्धांत है, दैट इज वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग। तो वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग तो आप पढ़ चुके हैं बीए थर्ड ईयर में, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग क्या है कि किसी भी कथन का अर्थ उसके सत्यापन की पद्धति में ही निहित होता है। अर्थात जो भी कथन का अर्थ है वो जिस प्रकार से उसका सत्यापन किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसको वेरीफाई किया जा रहा है, वही उसका मीनिंग है। द मीनिंग ऑफ अ प्रोपोजिशन और सेंटेंस कंसिस्ट इन इट्स मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। अब तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट भी ऑब्जर्वेशन की ही बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही मीनिंग के को डिड्यूस कर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फिलॉसफी जो है ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। इसका उत्तर बहुत सिंपल है, वो ये है कि वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग ठीक है ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, लेकिन वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग का जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना है वो अपनी जगह है, और वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग का वेरिफिकेशन अपनी जगह है।
सो देयर इज नो वेरिफिकेशन थ्योरी, देयर इज नो वेरिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन। ये आप कह सकते हैं कि ये उत्तर है। अब कहाँ तक सेटिस्फाइड है वो दूसरी बात है। कोई भी फिलोसफर कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर, सो यू कैन से वेल दिस इज माय आर्गुमेंट, बट देन इसमें आगे प्रॉब्लम आएगी कि किसका आर्गुमेंट स्वीकार किया जाए। तो ये फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि नेचर ऑफ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस आपके माइंड में स्पष्ट हो जाए व्हाट फिलोसफिकल मेथड इज। हमारा उद्देश्य यहाँ पे स्पष्ट करना है कि दार्शनिक पद्धति जो है वास्तव में होती क्या है। तो ये एक, इससे आप देख सकते हैं कि क्या है वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग, किस प्रकार से वो फिलॉसफी को स्पष्ट करती है, कि किस प्रकार से उनका उद्देश्य जो है फिलॉसफी में, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में किसी भी कथन के अर्थ का सत्यापन पर आधारित होना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन कंसिस्ट इन इट्स वेरिफिकेशन। अगर जिस कथन का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, जिस कथन का सत्यापन नहीं हो पाएगा, वो कथन अर्थहीन कहा जाएगा। इसीलिए सारे कथन जो मेटाफिजिक्स के हैं, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने कहा, तार्किक भाववादियों ने कहा, तार्किक भाववादियों ने कहा, तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने कहा, सब एक ही नाम है कि जो तत्वमीमांसी कथन वो ऐसे कथन हैं जो कि निरर्थक है। दे आर सूडो स्टेटमेंट्स। सूडो स्टेटमेंट्स मीन्स दिखता है कि लगता है कि स्टेटमेंट है लेकिन स्टेटमेंट है नहीं। ये सब आप पढ़ चुके हैं तो इसमें हम डीप में नहीं जा रहे हैं, और उसके एग्जांपल्स तो देते हैं, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। फिर कोई बात अगर डिस्कस करने की आएगी कि इसमें क्या वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग है, दैट इज नॉट डिस्कस्ड हियर। वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग ये आपका इस पेपर में नहीं है, लेकिन हमने एक रेफरेंस के रूप में ये साइड में इसलिए रखा है कि उसको आपको जानना है, तो जानेंगे तो इसको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी संदर्भ में आप कह रहे हैं कि जो फिलॉसफी है, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कह रहे हैं, एजियर कह रहे हैं फिलॉसफी इज क्या, डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं है। लेकिन विटगेनस्टाइन कह रहे हैं फिलॉसफी कंसिस्ट इन डिस्क्रिप्शंस, विवरण में है। विटगेनस्टाइन कहते हैं फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी का उद्देश्य ही विवरण देना है। और इसको जो है वो किस प्रकार से प्रश्न उठता है कि जब फिलॉसफी का उद्देश्य ही विवरण देना है तो किस प्रकार फिलॉसफी जो है डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं है। ये आप यहाँ पे प्रश्न उठा सकते हैं एजियर के खिलाफ कि एजियर ने जो ऐसा कहा है तो विटगेनस्टाइन ऐसा कह रहे हैं कि दर्शन जो है वो डिस्क्रिप्टिव, दर्शन का पर्पज ही डिस्क्रिप्टिव है, टू पुट एवरीथिंग एज इट इज and not to explain anything. Wittgenstein says that philosophy consists in describing everything as it is and not to explain anything. Philosophy doesn't consist in explanations. Philosophy जो है वो व्याख्या में निहित नहीं है। Philosophy किस में निहित है? Philosophy निहित है विश्लेषण में, विवेचन में, ना कि एक्सप्लेनेशन में। तो ये भी आप एक पॉइंट उठा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इन बात को उठाते हुए या फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें ये है कि अगला पॉइंट जो एजेयर का है वो ये है कि फिलॉसफी जो है वो मैटर ऑफ फैक्ट से न्यूट्रल है। अगर इसमें डिबेट है आपको कि फिलॉसफी जो है वो ऑब्जर्वेशन साइंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन साइंसेस से डिफरेंट है, फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव साइंसेस, ऑब्जर्वेशन साइंसेस। तो अगर आप इसमें कुछ समस्या पा रहे हैं तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगली कोशिश करते हैं फिलॉसफी की पद्धति को डिस्क्राइब करने के लिए, किस प्रकार से फिलॉसफी क्या है और क्या नहीं है। फिर कह रहे हैं कि फिलॉसफी जो है वो जो तथ्य होता है उससे फिलॉसफी बेसिकली न्यूट्रल रहती है। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि फिलॉसफी का तथ्य से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी इज समथिंग व्हिच इज वेरी रिलेटेड टू लाइफ। तो अगर कोई चीज लाइफ से संबद्ध है तो आप नहीं कह सकते हैं कि उसको कि उसका तथ्य से लेना देना नहीं है। लेकिन एजियर का स्टेटमेंट क्या है? एजियर का स्टेटमेंट ये है कि फिलॉसफी जो है तथ्य के प्रति न्यूट्रल रहती है, क्योंकि वह जो है तथ्य के आधार पर अपना काम नहीं करती है बल्कि आर्गुमेंट के आधार पर अपना काम करती है। लेकिन तथ्य को इग्नोर भी पूरी तरह से नहीं किया जा सकता फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस में। तो ये विशेष बात है यहाँ। लेकिन एक बात ये पॉइंट जो है ये है कि फिलॉसफी इज नॉट कंसर्न विद मैटर्स ऑफ फैक्ट। तथ्य से फिलॉसफी का बहुत न्यूट्रलिटी का संबंध रहता है, ना कि उसके ऑब्जर्वेशन और विवेचन का। तथ्य जहां तक आर्गुमेंट में काम आते हैं ठीक है, फाइन, क्योंकि फिलॉसफी का नेचर ही है आर्गुमेंट, युक्ति। अब इसमें जो कुछ अफिलॉसफिकल प्रश्न बनते हैं अगर आप उसको लें, जो कि एजियर लेते हैं अपने इस टॉपिक में, इस सब टॉपिक में, इस चैप्टर के पहले सब टॉपिक में, तो उससे और स्पष्ट हो जाएगा कि फिलॉसफिकल मेथड क्या है। तो क्या टॉपिक्स है उनका,
एजीआर का। तो पहला देखिए क्या टॉपिक्स है इसमें, क्या क्या क्वेश्चंस एजीआर लेते हैं। वो क्वेश्चंस ये हैं, जैसे वेदर मटेरियल वर्ल्ड रियल, क्या भौतिक जगत जो है वो यथार्थ है। अब ये फिलोसफिकल प्रश्न है। फिलोसफिकल प्रश्न, इसके बारे में आप रिफ्लेक्शन कर चुके हैं। दूसरा फिलोसफिकल प्रश्न जो एजीआर उठाते हैं कि वेदर ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एट टाइम्स व्हेन नो वन इज परसीविंग देम, क्या वस्तुएं वो तब भी रहती हैं उस अपनी जगह पे जबकि कोई उन्हें नहीं देख रहा होता है। ये एक दार्शनिक प्रश्न है। एक सामान्य आदमी से पूछिए, हाँ भाई रहते ही है, कोई कमरे में नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा तो कोई दूसरा कमरे में रहेगा ना, वो देखेगा उसको। लेकिन प्रश्न ये यहाँ पे इस तरह का नहीं है। फिर प्रश्न किस तरह का है? प्रश्न इस तरह का है जैसे कि बर्कले उठाते हैं। बर्कले क्या क्वेश्चन उठाते हैं? सत्ता दृश्यता है, टू बी इज टू बी परसीव्ड, किसी भी वस्तु के अस्तित्व में होने का तात्पर्य है उसका किसी के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या अगर कोई प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है तब वो वस्तु रहेगी ही नहीं। तो बर्कले कह रहे हैं कोई अगर व्यक्ति नहीं प्रत्यक्ष कर रहा है तो उसका ईश्वर प्रत्यक्ष कर रहा है। अब भाई ईश्वर कहाँ से आ गया इसमें? बर्कले ईश्वर क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? इसका भी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन ये आइडियलिस्ट पोजीशन की बाध्यता है कि वो यह माने ईश्वर के अस्तित्व को, नहीं तो वह यह जो अपना उसका विज्ञानवाद है, जो आइडियलिज्म है बर्कले का, वो धराशायी हो जाएगा। क्योंकि तब तो मानना पड़ेगा कि अगर कोई चीज दिखती नहीं है, कि कोई चीज किसी चीज व्यक्ति को कोई किसी वस्तु को कोई देखने वाला अगर नहीं है तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता है, जो कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। तो रियलिस्ट और आइडियलिस्ट का पर्सपेक्टिव आपको अंतर करना पड़ेगा। रियलिस्ट क्या है? रियलिस्ट दार्शनिक वो है जो कि मानता है कि किसी भी वस्तु की सत्ता जो दृष्टा है उससे स्वतंत्र रूप में होती है। दैट इज रियलिस्ट मेंटेन्स, यथार्थवादी मानता है, रियलिस्ट मेंटेन्स दैट द existence of an object is independent from the mind of the perceiver, and idealist denies it. Idealist says that nothing can exist without the perceiver because existence of everything is mind dependent. Nothing exists outside the mind. ये बात अपने आप में बहुत डीप फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन की है, और थ्रू आउट इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी वी हैव बीन emphasizing on this point, we have been discussing on this issue, we have been reflecting on this issue from various perspectives. Another point which AJ raises, another question, whether other human beings are conscious in the same sense in which one is oneself, that is the problem of other minds, जो कि लास्ट टॉपिक है इस पुस्तक का, कि जिस प्रकार से मैं चैतन्य हूँ क्या अन्य लोग भी वैसे चैतन्य है? दिस इज अनदर सीरियस इशू। अन्य लोग हो सकता है उस तरह से चैतन्य ना हो जैसे कि मैं चैतन्य हूँ, या हो सकता है उसी प्रकार से चैतन्य हो। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठेंगी। सेमेस्टर 2 में आप अगर देखेंगे तो विटगेनस्टाइन क्वेश्चन उठाते हैं प्राइवेसी ऑफ एक्सपीरियंस का, कि एक्सपीरियंस प्राइवेट होते हैं कि नहीं होते हैं, अर्थात हर व्यक्ति का अनुभव क्या दूसरे व्यक्ति के अनुभव को, उसके बारे में दूसरे व्यक्ति को जो अनुभव होता है क्या एक व्यक्ति उसको उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकता है कि नहीं कर सकता? विटगेनस्टाइन कहते हैं कि यह कहना कि किसी भी व्यक्ति का अनुभव प्राइवेट होता है यह ठीक नहीं है। There is no privacy of experience according to Wittgenstein. There is no privacy of language according to Wittgenstein. निजी भाषा की अवधारणा न मानती नहीं विटगेनस्टाइन। तो ये सब कुछ फिलोसफिकल इश्यूज हैं जिसको कि अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो आप पाएंगे कि ये इश्यूज फिलोसफिकल हैं। इससे फिलोसफिकल पद्धति की बात पता लगती है। और peculiarity of these questions is that they are not based on experiment. एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है क्योंकि इनका रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता है कि उनका नेचर क्या होगा। ये क्वेश्चंस जो है किसी एक्सपेरिमेंट से इसका निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं कि जगत जो है वो वास्तविक है कि नहीं है। अन्य व्यक्ति मेरी तरह जो है देखते हैं कि दूसरी तरह देखते हैं। इस कमरे में अगर कोई व्यक्ति नहीं रहता है तब भी क्या वस्तुओं का अस्तित्व रहेगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा कि हाउ एनीथिंग विल हैपन, ये भी एक फिलोसफिकल प्रॉब्लम है। इसके बारे में भी एजीआर कहते हैं कि दिस इज डिफरेंट। सब मिला करके एजीआर का पर्सपेक्टिव ये है कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम
questions which are raised in social sciences and descriptive sciences and sciences which are basically study of hypothesis. यदि ये होता है तो ये होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. फिलॉसफी डिफरेंट है इन सबसे. कैसे डिफरेंट है, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग. जैसे व्हाट इज माइंड. माइंड क्या है? ब्रेन का फंक्शन है. लेकिन व्हाट इज माइंड? माइंड के बारे में तमाम फिलोसफिकल थियरीज है. आप आगे आएंगे तो देखेंगे एक्सपर्टाइज पर्सपेक्टिव्स. देन व्हाट इज कॉजलिटी. कारण और कार्य के बीच संबंध क्या है? क्या कारण कार्य से पूर्व भी होता है कि कारण जो है कार्य के बाद भी हो सकता है? जैसे एजेयर एक प्रश्न उठाते हैं इस चैप्टर के, इस पुस्तक के लास्ट चैप्टर में. कारण जो है कार्य के पूर्व तो होता है, हम सब लोग मान के चलते हैं इसको. लेकिन क्या कारण जो है वो कार्य के बाद भी हो सकता है? फिर किसी भी विश्वास की प्रकृति क्या होती है? When you believe somebody, then what is the nature of that belief and how it is different from knowledge? नॉलेज और बिलीफ में क्या अंतर है? ये भी दार्शनिक प्रश्न है. फिर एक प्रश्न है व्हाट इज ट्रूथ. ट्रूथ के बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं. correspondence theory of truth, coherence theory of truth, pragmatic theory of truth. So there are many theories of truth. सत्य का सामंजस्य का सिद्धांत, सत्य का संसक्तता का सिद्धांत, सत्य का अर्थक्रियावादी सिद्धांत. ये सब ऐसे बेसिक बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हैं स्टडी करना, आपके नेट के एग्जाम के लिए भी. Now the question according to Azair is that why philosophers are asking such questions like what is mind, what is causality, what is belief, what is truth. क्या दार्शनिकों को पता नहीं है? इस तरह के प्रश्न क्यों उठा रहे हैं वो लोग? तो वो इसलिए उठा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो है वह जो हम कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव से जिसको देखते हैं कि व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज बिलीफ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, जो हम सामान्य दृष्टियां जो है रोजमर्रे की दृष्टियां हैं उसमें और फिलोसफिकल दृष्टि में अंतर है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एजेयर फिलोसफर्स आर सीकिंग टू गिव एन एनालिसिस ऑफ देयर मीनिंग. जब बात होती है कि माइंड क्या है, कॉजलिटी क्या है, तो दार्शनिक क्या करते हैं कि इनका विश्लेषण कर रहे होते हैं, इनका अर्थ निर्धारित कर रहे होते हैं कि मन क्या है, और जैसे जगत क्या है, जैसे मनुष्य क्या है, जैसे पुनर्जन्म क्या है, जैसे आत्मा क्या है. तो दार्शनिक जो है इन सब का एक विशेष अर्थ दे रहे होते हैं. और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, और वो ये है कि अकॉर्डिंग टू एजेयर एनालिसिस इज द फिलोसफिकल मेथड. विश्लेषण दार्शनिक पद्धति है. किसी भी अभिव्यक्ति का विश्लेषण करना, व्याख्या करना ही फिलॉसफी है. फिलॉसफी इज बेसिकली लिंग्विस्टिक एनालिसिस. ये लोग मानते हैं तार्किक भाववादी, विटगेनस्टाइन भी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन विटगेनस्टाइन तार्किक भाववादी नहीं है, लेकिन वो दूसरा इशू है. एक पेपर आप इस पर भी लिख सकते हैं, हाउ विटगेनस्टाइन इज नॉट लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, बट लेट अस नॉट गो इन दैट डिटेल. लेकिन एक बात मान के चलिए, और वो ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी कंसिस्ट इन एनालिसिस. भाषा के विश्लेषण में नीत है, और भाषा के विश्लेषण में उन्हें, ये तो आप कह सकते हैं कि भाषा दर्शन है. हाँ जी हाँ, भाषा दर्शन है, और वहीं से शुरुआत होता है आपके थ्योरी ऑफ नॉलेज का, ज्ञान मीमांसा का. फिर अब ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न उठते हैं फिलॉसफी में. जैसे अगर आप ज्ञान का विश्लेषण करेंगे तो क्या पाएंगे दर्शन में, इसके बारे में भी एजेयर इस पुस्तक में चर्चा करते हैं कि ज्ञान का विश्लेषण कैसे होता है. ज्ञान के विश्लेषण में बात आती है जैसे कि डिक्शनरी में जो ज्ञान की बात, ज्ञान की परिभाषा दी गई है, टू बी अवेयर ऑफ और टू बी अप्राइज्ड ऑफ, टू अप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड एज फैक्ट और ट्रुथ. किसी भी सत्य को जानना, जानकारी रखना, समझना, इसी को कहते हैं जानना. डिक्शनरी में दिया गया है. टू हैव नॉलेज इज टू नो दैट समथिंग और अदर इज द केस.
ये लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है, थ्रू आउट द बुक आती है। टू हैव नॉलेज इज टू नो दैट समथिंग और अदर इज द केस। अर्थात किसी भी वस्तु स्थिति को जानना ही जानना होता है। कोई चीज कैसे है, वस्तु स्थिति कैसी है, उसी को जानना होता है। अब ऐसी स्थिति में जो शब्दकोशीय परिभाषा है जानने की, एजियर के अनुसार वह दार्शनिक परिभाषा से भिन्न है, क्योंकि जो शब्दकोश लिखता है, लेक्सिकोग्राफर नीड नॉट बी ए फिलोसोफर। अब किस प्रकार से हम दर्शन में जानने की बात करते हैं, इससे दर्शन का संबंध है। अब दार्शनिक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम विभिन्न प्रकार से जानने का प्रयोग करते हैं, देयर आर डिफरेंट केसेस ऑफ नोइंग, सो व्हाट इज कॉमन इन डिफरेंट केसेस ऑफ नोइंग? वेदर नोइंग कंसिस्ट इन बीइंग स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड। ज्ञान और विश्वास का जो है अंतर क्या है? सब्जेक्टिव साइड से आप देखिए तो ज्ञान और विश्वास में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव साइड से अगर आप देखिए तो नोइंग जो है वो डिफरेंट है और बिलीविंग डिफरेंट है, क्योंकि जो हम जानते हैं वह उसका तो सत्य होना ही है, जबकि जो विश्वास करते हैं वो कभी कभी असत्य भी हो जाता है। कभी हम विश्वास करके चलते हैं, कुछ हो जाता है कुछ। तो जानने और विश्वास करने में अंतर भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सेमेस्टर 4 में भी आप पढ़ेंगे। यहां भी बहुत सिग्निफिकेंट है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि फिलॉसफी में उठते हैं। जब हम जानने की बात करते हैं तो अनिवार्य रूप से जानना है या नहीं? अगर अनिवार्य रूप से जानना है तो अगर आप यस कहते हैं, जो भी जानना होता है अनिवार्य रूप से होना चाहिए, त्रिकाला बाधित जैसे कहा गया भारतीय दर्शन में। जानते हम उसी चीज को जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ट्रू है। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से कई बार हम जब जानने का प्रयोग करते हैं तो हम प्रयोग भले करते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं, वास्तव में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो हम जानते हैं, जो आज सच है वो कल असत हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एजियर। और अगर ऐसा है कि जो जानते हैं वो अगर आज सच है कल असत हो सकता है, तो यहाँ पे जो स्केप्टिक है, जो संदेहवादी है, वो ये कहेगा कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या हमें स्वीकार करना चाहिए संदेहवादी की बात? क्योंकि अगर हम कुछ जानते ही नहीं तो सब कुछ बेकार है, फिर किसी चीज का स्टडी क्यों किया जाए? ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमें जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज की तरफ ले जाते हैं। ज्ञान की परिभाषा के बारे में जो आप बात करते हैं, तो ज्ञान की कसौटी क्या है, उसका सत्यापन क्या है, उसके आधार पे हम किसी वाक्य के बारे में कह सकते हैं कि हम इसको जानते हैं। क्योंकि ज्ञान तो हमेशा प्रपोजिशन होता है, वाक्य में ही निहित होता है। जैसे दिस इज टेबल, दिस इज सोफा, दिस इज कंप्यूटर, दिस इज बुक। सो ज्ञान तो हमेशा कथन बेस्ड होता है, वाक्यात्मक होता है। तो उसकी कसौटी क्या है, उसका सत्यापन क्या है, ये भी प्रश्न दार्शनिक उठता है। कंक्लूजन एक मिनट में ये है कि बहुत सारे दार्शनिक प्रश्न हैं और एक बात तो स्पष्ट है कि दार्शनिक जो प्रश्न है वह दार्शनिक पद्धति की तरफ इशारा करते हैं कि दार्शनिक पद्धति जो है अन्य विषयों की पद्धति से भिन्न है, जबकि इसका जो विषय सामग्री है वह अन्य विषयों की विषय सामग्री की तरह ही है, क्योंकि ये भी लाइफ, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, अदर सब्जेक्ट भी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। इसलिए कह सकते हैं कि फिलॉसफी का जो सब्जेक्ट मैटर है अन्य विषयों के सब्जेक्ट मैटर है, जबकि इसकी पद्धति आपने देखा कि जो है वो डिफरेंट है। और जो क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस के नेचर के बारे में एजियर कहते हैं कि निष्कर्ष स्वरूप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस फिलॉसफी में हमने अभी तक उठाए हैं कि यह जगत क्या है, यह माइंड क्या है, यह सत्य क्या है, विश्वास क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसका कि कोई बहुत सटीक, बहुत स्पष्ट उत्तर हम दे दें और सब बातें समाप्त हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्यों उठते हैं, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स क्यों उठती? तो ये प्रॉब्लम्स, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स इसलिए उठती हैं कि ये सब क्वेश्चंस, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो
फिलोसफिकल मेथड है वो इस ऐसा मेथड है जो कि क्रिएटिव मेथड है, जो कि तरह तरह के एनालिसिस में निहित है। तो एनालिसिस इज द बेसिकली द स्पिरिट ऑफ if there is a spirit at all, the spirit of or the essence of philosophy or philosophizing। निष्कर्ष क्या है? दर्शन जो है वह विश्लेषण में निहित होता है और विश्लेषणात्मक पद्धति दार्शनिक पद्धति होती है, और यह पद्धति जो है अन्य विषयों, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के हो, सबसे भिन्न होती है। ये इनका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। और उसका पहला चैप्टर है फिलॉसफी एंड नॉलेज, दर्शन और ज्ञान। उसका ये पहला टॉपिक है फिलोसफिकल मेथड। अब इसको अगर आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आप शॉर्ट नोट भी कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। सो सी यू टुमारो देन। और कोई क्वेश्चन हो आप कल पूछ सकते हैं। Tomorrow is suppose holiday, then we are meeting on day after tomorrow, or maybe on Thursday, whenever my turn comes. Thank you so much. Thank you, sir.